हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस स्केप। आज इस लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। आई होप ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसके बारे में। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, समझेंगे। ठीक है। सो क्रोमेटोग्राफी जो है, इसका ओरिजिन जो है, ये बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से हुआ था। ठीक है, ग्रीक वर्ड से। एंड दोज टू वर्ड्स वेर क्रोमा एंड ग्राफीन। ठीक है, क्रोमा का मतलब होता है ग्रीक में कलर, और ग्राफीन का मतलब होता है राइटिंग। सो क्रोमेटोग्राफी जो है कलर्ड राइटिंग कहा जाता है बेसिकली। ग्रीक में अगर देखा जाए तो कलर्ड राइटिंग है, इसलिए क्योंकि क्रोमेटोग्राफी में जो है, जो भी अपना मिक्सचर होता है, वो आफ्टर क्रोमेटोग्राफी सेग्रीगेट होके कलर्ड लाइक बैंड्स के फॉर्म में अपीयर होते हैं। तो इसीलिए उसको उस टाइम पे साइंटिस्ट ने कहा कि ये कलर्ड राइटिंग है। ठीक है। सो क्या है क्रोमेटोग्राफी? बेसिकली इट इज ए फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, क्या है? इट इज ए फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ constituents of a mixture और कंपाउंड। ठीक है। सो क्रोमेटोग्राफी के हेल्प से बेसिकली ये एक फिजिकल मेथड है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, जिनसे ये बना होता है, उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। ठीक है। एंड फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी मालूम है आपको कौन है? ये एक रशियन बॉटनिस्ट थे। रशियन बॉटनिस्ट है, इनका नाम था स्वेट। ठीक है। तो ये स्वेट जो है, ये फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है। बेसिकली अगर आप क्रोमेटोग्राफी में देखोगे तो उसके दो फेजेस होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली। क्रोमेटोग्राफी में दो पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज। ठीक है। स्टेशनरी फेज, ये जो स्टेशनरी फेज होता है, ये इधर सॉलिड हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है। एज द नेम सजेस्ट, स्टेशनरी फेज, ये फेज जो है मूव नहीं करेगा और ये स्टेशनरी रहेगा। सॉलिड जो है ऑब्वियसली स्टेशनरी रहता है, बट लिक्विड जो है, उसको हम लोग किसी सपोर्ट के मदद से, विद द हेल्प ऑफ एनी सपोर्ट जो है, हम लोग लिक्विड को स्टेशनरी बनाते हैं। ठीक है। तो द सेकेंड पार्ट इज मोबाइल फेज। ठीक है। और मोबाइल फेज जो होगा वो इधर गैस होगा या फिर लिक्विड हो सकता है। तो ऑब्वियसली दोनों मोबाइल होता है, मूव कर सकता है। सो गैस और लिक्विड हो सकता है। तो ये दो पार्ट होता है क्रोमेटोग्राफी के, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। बेसिकली जितने भी क्रोमेटोग्राफी के टेक्निक है, उन सब में ये होता है कि मोबाइल फेज को हम लोग स्टेशनरी फेज से पास करवाते हैं। ठीक है। और मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के इंटरेक्शन के बेसिस पे, टाइप ऑफ इंटरेक्शन के बेसिस पे जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जो मिक्सचर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है। तो ऑल क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स involve passing of mobile phase through stationary phase। ठीक है। तो ये है, तो बेसिकली मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में जो इंटरेक्शन होगा, तो मोबाइल फेज में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे मिक्सचर के, वो आपस में जो है इंटरेक्ट करेंगे और उसी के बेसिस पे जो है इनका सेग्रीगेशन होगा। ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है। तो अगर हम इस तरह से देखें, मान लेते हैं इसे
ये एक क्रोमेटोग्राफिक, एक सिंगल इसको कंसिडर कीजिए, ये एक क्रोमेटोग्राफिक यूनिट है। इसे हम लोग कॉलम कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे हम लोग, बेसिकली अभी ये समझिए। कॉलम में ये जो ग्रे पार्ट आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज ये सस्पेंडेड है, लाइक स्टेशनरी है, कांस्टेंट है, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग मोबाइल फेज ऊपर की तरफ से इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। ये जो फ्रेश सॉल्वेंट कह रहा है, ये जो है बेसिकली मोबाइल फेज है। इस मोबाइल फेज में क्या है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है ए एंड बी सॉल्यूट्स है, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे। जैसे जैसे टाइम पास करता है, मतलब टाइम गुजरता है, ये जो मोबाइल फेज के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये मोबाइल फेज था, ये मोबाइल फेज के कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इंटरैक्ट करते हैं स्टेशनरी फेज से, और उसकी बेसिस पे इसका जो है मूवमेंट होता है। अगर मोबाइल ओके, एंड क्या होता है कि जिसका सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा स्टेशनरी फेस के साथ, वो स्लोली मूव करेगा, और जिसका बहुत ही लीस्ट इंटरेक्शन होगा, वो सबसे फास्ट मूव करेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन अगर होगा तो क्या होगा, मूव्स स्लोली। और अगर वीक इंटरेक्शन होगा तो वो क्या करेगा, मूव्स फास्ट। तो इस एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देखो, सबसे फास्ट मूव कर रहा है बी, क्योंकि ये जो है स्टेशनरी फेस के साथ इसका ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, तो जल्दी जल्दी मूव करके सबसे पहले यहाँ से निकल जाएगा, एल्यूट हो जाएगा, ठीक है, एल्यूजन हो जाएगा इसका। उसके बाद जो है ए फेज है, ए फेज का जो है मूवमेंट होगा, ये बी से ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, लाइक बी से ज्यादा इसका इंटरेक्शन है, और सी से कम इंटरेक्शन है स्टेशनरी फेज के साथ। सो ये सेकंड, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा बाहर आने में। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बैंड है, ये वहीं का वहीं है, ये सी बैंड को अगर आप इसको सी बैंड मान लो, ठीक है। तो ये यहीं का ही है, इसका मतलब इसका इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए बहुत ही स्लोली मूवमेंट इसका हो रहा है, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट में बाहर आएगा, ठीक है। तो ये है बेसिक ऑफ क्रोमेटोग्राफी। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब जो है कुछ टर्म्स देख लेते हैं क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड। सबसे पहला टर्म ही क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या है, इट इज ए टेक्निक, फिजिकल टेक्निक ऑफ सेपरेशन, टेक्निक ऑफ सेपरेशन, ठीक है। किस टाइप का टेक्निक है, इट इज ए फिजिकल टेक्निक, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। उसके बाद जो है क्रोमेटोग्राफ आता है, क्रोमेटोग्राफ। अब यहाँ पे ग्राफ देख के मत समझ लेना ग्राफ, ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। बेसिकली क्रोमेटोग्राफ क्या होता है, ये एपरेटस है, या फिर आप सिस्टम कह सकते हो, सिस्टम फॉर परफॉर्मिंग क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो पूरा सेटअप है, ये पूरे कॉलम को जो है हम लोग क्या कहेंगे, क्रोमेटोग्राफ कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, आपका कॉलम भी है, स्टेशनरी फेज भी है, मोबाइल फेज भी है, तो ये पूरा एपरेटस है ना, ये एपरेटस है। तो इस पूरे एपरेटस को हम लोग क्रोमेटोग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टर्म है वो है क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम बेसिकली क्या है, इट इज ए चार्ट displaying time dependent change in signal intensity as a result of separation। काफी भारी भरकम लाइन है, भारी भरकम लाइन सिर्फ दिख रहा है, क्या है बेसिकली, ये एक चार्ट है, ठीक है। कैसा चार्ट है, टाइम डिपेंडेंट चार्ट है। और एक्स एक्सिस में आपका टाइम हो गया, और वाई एक्सिस में क्या है, इंटेंसिटी, या फिर सॉरी सिग्नल इंटेंसिटी,
ठीक है, सिग्नल इंटेंसिटी है। ओके, तो टाइम डिपेंडेंट आप जब भी आप क्रोमेटोग्राफी करोगे तो आप देखोगे कुछ इस तरह से जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पीक्स हैं ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिग्नल है। ओके, सिग्नल आपको बताता है कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है, हाई है, लो है। तो ये टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट सिग्नल इंटेंसिटी का जो चार्ट होता है उसको हम लोग क्रोमेटोग्राम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज एनालाइट। ठीक है, एनालाइट क्या होता है, सॉल्यूट और केमिकल एंटिटी बीइंग एनालाइज्ड। ठीक है, तो एनालाइट क्या है कि सॉल्यूट होगा या फिर कोई केमिकल एंटिटी है जिसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी के थ्रू एनालाइज कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल किसी भी एक मिक्सचर में आप कह लो कि कोई सर्टेन केमिकल कंपोनेंट की प्रेजेंस कितनी है। ठीक है, तो उसको उस केमिकल को सर्टेन केमिकल वो हमारे लिए सॉल्यूट हो गया। ठीक है, और वो मिक्सचर को हम लोग जब क्रोमेटोग्राफी के थ्रू पास करवाएंगे तो कुछ इस तरह से क्रोमेटोग्राम में जो है आपके पीक शो करेंगे। ठीक है, तो ये जो पीक है वो बताएगा कि कितने टाइम पे जो है ये वाला कॉन्सेंट्रेशन उस एनालाइट का कितना आ रहा है। ठीक है, तो वो एनालाइट हुआ जिसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या है, इट ए डिवाइस दैट monitors concentration of एनालाइट। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक डिवाइस है जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट को जो है मेजर करता है या डिटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है एफ्लुएंट। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली मोबाइल फेज है। मोबाइल फेज एंटरिंग क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। ठीक है, अगर ये एक मान लो आप क्रोमेटोग्राफिक कॉलम है। ठीक है, तो इसमें जब हम लोग मोबाइल फेज डालते हैं, जब ये एंटर हो रहा है तो इसको हम लोग एफ्लुएंट कहते हैं। ठीक है, ये एफ्लुएंट हो गया। क्लियर, नेक्स्ट है, सॉरी 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 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये एफ्लुएंट नहीं है, ये एल्यूएंट है। थोड़ा सा लाइक कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो ये एफ्लुएंट नहीं होगा, ये एल्यूएंट होगा। ओके, नेक्स्ट टर्म जो है वो है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट को एल्यूएट भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज एल्यूएट। तो एल्यूएट क्या है, इट इज नथिंग बट मोबाइल फेज एग्जिटिंग क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। तो यही जो एलिमेंट है यहाँ गया, इसका क्रोमेटोग्राफी का कुछ टाइम जो है ये स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट करके जब यहाँ से बाहर निकलता है, एग्जिट करता है, तो उसी को हम लोग कहेंगे एल्यूएट या फिर एफ्लुएंट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब है एल्यूजन। तो एल्यूएट होने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एल्यूजन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग आउट, वॉशिंग आउट, कमिंग आउट, बाहर आना, वॉशिंग आउट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर थ्रू क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। ठीक है, तो ये जो बाहर आने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एल्यूजन। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। अब जो है हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स की। ठीक है,
classification of chromatographic methods. ओके, तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन chromatographic bed shape. क्रोमेटोग्राफिक बेड का जो है शेप किस तरह का है उसके बेसिस पे जो है ये ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो इसमें जो है दो टाइप का है। अगर आपका बेड जो है वो 2D हो, 2 डायमेंशनल हो, ठीक है, या फिर बेड जो है 3 डायमेंशन भी हो सकता है, ठीक है। ये जो 2 डायमेंशनल बेड है इसको हम लोग प्लेनर क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। ओके, 2 डायमेंशनल बेड को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यही देख लेंगे, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी और 2D क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। 2D क्रोमेटोग्राफी, तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली बेड की बात की जा रही है। बेड मतलब स्टेशनरी फेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्टेशनरी फेज जो है वो एक प्लेन में होगा, ठीक है। क्या होगा, एक प्लेन में प्रेजेंट होगा। जैसे कि आप पेपर देख लो, पेपर क्या है, पेपर जो है एक सिंगल प्लेन में लाई करता है, ठीक है। बट ये 2 डायमेंशनल है। ओके, ये एक डायमेंशन होगा, इधर वाला लेंथ एंड ब्रेड्थ आर द 2 डायमेंशन, बट ये क्या होगा, एक प्लेन में है। ओके, जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो एक सिंगल प्लेन में होगा, तो इसीलिए इसे प्लेनर क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो स्टेशनरी फेज है, ये या फिर ये जो प्लेन है, ये दो अलग अलग मटेरियल्स का बना होता है, ठीक है। इफ स्टे अगर स्टेशनरी फेज जो है पेपर का बना हुआ, इफ द स्टेशनरी फेज या फिर ये जो प्लेन है, ये प्लेन अगर पेपर का बना हुआ है वो, तो ऐसे क्रोमेटोग्राफी को हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। या फिर इसके अलावा ये जो प्लेन है ये ग्लास प्लेट का भी बना होता है। ग्लास प्लेट, एक ग्लास प्लेट, ये जो है आपने स्लाइड देखा होगा, स्लाइड बायोलॉजी के लैब में स्लाइड होता है, तो वो ग्लास प्लेट हो गया। तो अगर ये ग्लास प्लेट का बना है तो इस पे जो है इसे हम लोग कहते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब ये ग्लास प्लेट पे क्या होता है कि एक थिन लेयर ऑफ स्टेशनरी फेज का कोटिंग होता है, ठीक है। इस ग्लास प्लेट पे थिन लेयर ऑफ स्टेशनरी फेज का कोटिंग होता है, ठीक है। तो स्टेशनरी फेज जो होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, ये बेसिकली इस पे जो है एक थिन लेयर ऑफ सिलिका होता है या फिर एल्यूमिना होता है। ओके, तो यहाँ पे एक ग्लास प्लेट आप ले लो, ये एक ग्लास प्लेट हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर जो है एक थिन लेयर ऑफ स्टेशनरी फेज को हम लोग डाल देते हैं, और ये जो थिन लेयर ऑफ स्टेशनरी फेज है इधर सिलिका का बना होता है या फिर एल्यूमिना का बना होता है, ठीक है। और इस टाइप के क्रोमेटोग्राफी को हम लोग कहते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, जैसा कि आप देखो यहाँ पे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखो ये एक पेपर है, इसको एक पेपर मान लो, एक सिंगल प्लेन है ना, 2D है। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, बट ये 2 डायमेंशनल है, लेकिन प्लेन जो है, सेम प्लेन है बेसिकली। ये TLC है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर नहीं होगा, ये एक ग्लास स्लाइड होगा, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है। अब जो है दूसरे टाइप पे चलते हैं। पहला टाइप क्या था, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी था, राइट। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी को एक और नाम से पुकारा जाता है, दैट इज कॉल्ड ओपन बेड
क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेड जो है बिल्कुल ओपन है, ठीक है ना। तो ये एक तीसरा नाम हो गया प्लेनर के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 3D वाला, ठीक है, 3 डायमेंशनल। तो 3D के अंदर आता है, 3D का जो एग्जाम्पल है वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। एक था 2D, एक था 3D। 2D में था प्लेनर, और 3D का एग्जाम्पल जो है, सॉरी, 2D प्लेनर होता है और उसके अंदर आपने पेपर और TLC देखा था। अब 3D है, 3D के अंदर हम लोगों ने उसका एग्जाम्पल देखा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें ये होता है कि इसका जो स्टेशनरी फेज होता है ये एक ट्यूब में होता है, ठीक है। स्टेशनरी फेज और बेड इज इनसाइड और विद इन ए ट्यूब। जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक ट्यूब है, तो इसके अंदर जो है हमारा स्टेशनरी फेज होगा, ठीक है। अब ये जो स्टेशनरी फेज है ये इधर सॉलिड हो सकता है, सॉलिड का बना होता है, या फिर सपोर्ट कोटेड लिक्विड स्टेशनरी फेज भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर सॉलिड होगा तो सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बट अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड है तो उसको हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोर्ट कोटेड, ये दो टाइप के हो सकते हैं स्टेशनरी फेज, ठीक है। अब क्या होता है कि देखिए, अगर इफ स्टेशनरी फेज फिल होल वॉल्यूम ऑफ कॉलम, अगर ये मान लेते हैं अपन कि ये कॉलम है और अगर इसके अंदर का जो पूरा वॉल्यूम है, पूरे वॉल्यूम को जो है अगर कवर कर लिया स्टेशनरी फेज ने, बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो ऐसे कॉलम को हम लोग कहेंगे पैक्ड कॉलम, ठीक है। पैक्ड कॉलम, बिल्कुल पैकिंग हो रखी है। बट इफ स्टेशनरी फेज is along inside the wall, leaving middle part open, तो ऐसे कॉलम को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, ओपन ट्यूबुलर कॉलम, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, दो टाइप है। अगर ये एक ट्यूब है और इसका अगर मैं अंदर का वॉल्यूम ले लेता हूँ इतना से इतना, तो अगर ये पूरा का पूरा जो है हमारे स्टेशनरी फेज से भरा हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे पैक्ड कॉलम, ठीक है। लेकिन अगर एक दूसरा कॉलम है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि अगर स्टेशनरी फेज जो है बस साइड साइड में, ठीक है, साइड वॉल्स में कोटेड है, मतलब चारों तरफ, ये चारों तरफ जो है कोटेड है, और बीच में जो है, बीच में बिल्कुल ओपन स्पेस मिल रहा है ताकि जो मोबाइल फेज है मूव कर सके, तो ऐसा जो बेड है उसे हम लोग ओपन ट्यूबुलर कॉलम कहेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन में जो दूसरा बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो देखते हैं। इट इज बेस्ड ऑन interaction of solute with stationary phase। मतलब सॉल्यूट या फिर मोबाइल फेज जो है किस तरह से कैसे इंटरैक्ट करता है स्टेशनरी फेज के साथ, उस बेसिस पे जो है क्रोमेटोग्राफी को डिफरेंट टेक्निक्स में, डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया, ठीक है। और वो टेक्निक्स क्या है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है दैट इज एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। दूसरा जो है दैट इज
पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तीसरा जो है वो है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। चौथा है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। पांचवा है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये कुछ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं या टाइप्स हैं, और क्वेश्चन जो है गेट में बेसिकली इन्हीं टॉपिक से ज्यादा बनता है। जो फेवरेट टॉप जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आई थिंक एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, वो साइज एक्सक्लूजन है और आयन एक्सचेंज है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है इन्हीं दो टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को हम लोग जो है काफी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टाइप क्या है? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, एडजॉर्प्शन आपको मालूम होगा, डिफरेंस होता है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में, दोनों डिफरेंट टर्म्स है। अगर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि अगर को आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कॉटन को अगर आप पानी में डालते हो तो कॉटन बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेता है। आप अपने कपड़े डालते हो पानी में, पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर अंदर तक घुस जाता है। दैट इज एब्जॉर्प्शन। बट एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि मान लो आप एक चौक है, आप उस चौक को जो है पेंट में आप डुबाओ। आप जब पेंट में डालोगे ना चौक को, तो उसका जो सरफेस है वो तो पेंट से कोट हो जाता है, बट अगर इसको आप तोड़ोगे तो आप देखोगे कि अंदर का जो पूरा पार्ट है वो अभी भी वाइट ही है। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन ये होता है कि अंदर तक तो मटेरियल नहीं घुसता, बट सरफेस से जो है अटैच रहता है, अंदर एंटर नहीं करता, तो इसको जो है एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, आई होप एड्सॉर्प्शन क्लियर है इससे। लाइक ये तो पहले 12th में हमने पढ़ा ही होगा, बट मैंने बस आइडिया के लिए बता दिया। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जो मोबाइल फेज है और जो स्टेशनरी फेज है, उन दोनों में जो इंटरेक्शन होता है बेसिकली एड्सॉर्प्शन के थ्रू होता है। ठीक है, एड्सॉर्प्शन के थ्रू जो है मोबाइल फेज या फिर सॉल्यूट जो है इंटरेक्ट करता है स्टेशनरी फेज के साथ। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन में क्या है, जो स्टेशनरी फेज है, ये स्टेशनरी फेज एक सॉलिड है, सॉलिड होता है। ठीक है, सॉलिड होता है या फिर इसको हम लोग एडजॉर्बेंट भी कहते हैं। ठीक है, स्टेशनरी फेज कैसा है? सॉलिड है और एडजॉर्बेंट है। अब ये जो स्टेशनरी फेज है, ये इट कैन बी पोलर। ये जो सॉलिड मटेरियल है स्टेशनरी फेज का, इसकी पोलैरिटी हो सकती है या फिर नॉन पोलर भी हो सकता है। इट कैन बी पोलर। अगर ये पोलर होगा तो एग्जाम्पल उसका होता है सिलिका। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था सिलिका, ये एसिडिक होता है। ठीक है, और दूसरा एक और नाम देखा था, क्या था वो? एल्यूमिना। ठीक है, ये होता है बेसिक। तो ये दोनों जो है ये पोलर मटेरियल होते हैं, तो स्टेशनरी फेज जो है इन दोनों से बनता है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, तो पोलर मटेरियल, इसमें पोलैरिटी इसलिए आती है क्योंकि इस इन जो मटेरियल्स हैं इसमें जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और हमने जो है आगे आप लोगों ने देखा होगा, प्रोटीन जब पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो जो बॉन्ड्स वगैरह बनते हैं, जो पोलैरिटी आती है वो OH से ही आती है और NH से आती है। इसमें जो है इंटरेक्शन होता है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो बेसिकली ये बात है। तो पोलैरिटी जो है यहाँ पर OH की प्रेजेंस की वजह से आती है। ठीक है, और जो स्टेशनरी फेज है वो नॉन पोलर भी हो सकता है। और नॉन पोलर मटेरियल का एग्जाम्पल है चारकोल। ठीक है, चारकोल मालूम होगा आपको। ठीक है, तो ये चारकोल जो होता है नॉन पोलर होता है। ठीक है, अब ये होता है कि अगर आपका स्टेशनरी फेज पोलर है तो आपका मोबाइल फेज जो है वो पोलर है, तो वो तब जाकर इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अगर आपका स्टेशनरी फेज पोलर है और मोबाइल फेज पोलर है, तो वो दोनों जो है आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, इसी को मैं लिखवा देता हूं, द पोलर स्टेशनरी फेज इंटरेक्ट विथ
पोलर मोबाइल फेज, ठीक है। एंड सेम दूसरे केस के लिए भी होगा, द नॉन पोलर स्टेशनरी फेज इंटरेक्ट्स विथ नॉन पोलर मोबाइल फेज। मतलब आपका अगर स्टेशनरी फेज पोलर है और आपके जो आप मिक्सचर डाल रहे हो उसमें पोलर नॉन पोलर दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें, तो पोलर जो होगा पार्ट वो जो है स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट करेगा, और नॉन पोलर जो पार्ट है मोबाइल फेज में वो नॉन पोलर स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन जो होता है वीक फोर्स होता है, ठीक है, वीक इंटरेक्शन होता है, वीक बॉन्ड होता है ये। तो ये वीक इंटरेक्शन होता है ड्यू टू वांडरवॉल इंटरेक्शंस, और किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। ये वीक इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसी से जो है एड्सॉर्प्शन में ये सारे बॉन्ड्स और इंटरेक्शन जो है इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स एंड adsorption increase with increase in polarity of solute, ठीक है। तो जो स्ट्रेंथ होता है बॉन्ड्स का या फिर एड्सॉर्प्शन का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करता है पोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट के साथ। मतलब अगर सॉल्यूट ज्यादा पोलर होगा तो एड्सॉर्प्शन का पावर जो होगा वो भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। आई होप यहां तक बातें क्लियर है, राइट। अब जो है आगे देखते हैं मोबाइल फेज के बारे में, ठीक है। अभी तक हमने जो है स्टेशनरी फेज के बारे में देखा, अब मोबाइल फेज के बारे में देखते हैं। तो मोबाइल फेज जो है बेसिकली लिक्विड हो सकता है। स्टेशनरी फेज क्या था, सॉलिड था, ठीक है। बट मोबाइल फेज क्या है, लिक्विड हो सकता है। और अगर मोबाइल फेज लिक्विड होगा तो इसे हम कहेंगे लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और अगर मोबाइल फेज गैस भी हो सकता है, ठीक है। अगर गैस हुआ तो इट इज गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब जो है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट्स, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस इन देयर पोलैरिटी, ठीक है। तो पोलैरिटी के डिफरेंस के बेसिस पे सॉल्यूट्स जो है सेपरेट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक मिक्सचर है, ठीक है। ये एक मिक्सचर है, इसमें एक सॉल्यूट ए है एक बी है, ठीक है। अब अगर इसकी पोलैरिटी की बात की जाए तो ए इज मोर पोलर देन बी, ठीक है। ए की पोलैरिटी ज्यादा है। तो अगर हम इसे एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के थ्रू रन करवाएं तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इसको एक बेड मान लेते हैं, सॉरी कॉलम मान लेते हैं, कॉलम थोड़ा टेढ़ा हो गया ठीक से बना लेते हैं, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी है नहीं। तो ये कॉलम है, ठीक है। तो कॉलम में जो हमारा स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज को हमने ले लिया है पोलर, ठीक है। अब उसमें जो है हम लोगों ने ये मिक्सचर को डाला, तो बताइए क्या होगा। इस पॉइंट पे ए और बी दोनों रहेगा, बट आगे चल के क्या होगा कि बी जो है आगे निकल जाएगा ए से, ठीक है। और ये जो है बी जो है सबसे पहले बाहर निकलेगा, उसके बाद ए निकलेगा। ये चीज क्यों हुआ, क्योंकि इसके पोलैरिटी में डिफरेंस था। अब आप देख सकते हैं स्टेशनरी फेज जो है पोलर था, स्टेशनरी फेज पोलर था, इसी वजह से जो ज्यादा पोलर सॉल्यूट था ए, वो इंटरेक्ट कर लिया स्टेशनरी फेज के साथ,
ठीक है, और उसकी मूवमेंट को स्लो कर दिया, जबकि बी जो है लेस पोलर था, इसीलिए इसकी जो मूवमेंट है वो ज्यादा हिंडर नहीं हुई, ज्यादा अफेक्ट नहीं हुई और ये जल्दी निकल गया। तो इस टाइप में जो है सेपरेशन जो सॉल्यूट्स की हो रही है वो उनके पोलैरिटी के डिफरेंस की वजह से हो रही है। ठीक है, ये तो एग्जांपल हो गया। अगर हम लोगों ने जो स्टेशनरी फेज है उसको पोलर लिया, सेम केस आ जाएगा नॉन पोलर के केस में भी। ठीक है, मान लीजिए ये एक मिक्सचर ले लिया हमने, ये जो है एक्स ले लिया और वाई ले लिया। ठीक है, एक्स जो है ज्यादा पोलर है वाई से। ठीक है, और हम लोगों ने कॉलम ले लिया। ठीक है, कॉलम में ये जो साइड साइड में है ये अपना क्या है, स्टेशनरी फेज है, और स्टेशनरी फेज को हम लोग नॉन पोलर मटेरियल ले लेते हैं। ठीक है, नॉन पोलर ले लिए। अब यहाँ पे जब हम लोग मिक्सचर को डालते हैं तो एट दैट पॉइंट ए और बी दोनों यहीं पे है, बट जैसे जैसे टाइम गुजरेगा क्या होगा, होगा ये कि x जो है, x आगे मूव कर जाएगा और y जो है पीछे ही रह जाएगा। y पीछे रह जाएगा क्योंकि ये जो है स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि ये भी नॉन पोलर है और स्टेशनरी फेज भी नॉन पोलर है। तो x जो है पहले बाहर आ जाएगा, ठीक है, और बाद में y आएगा। ठीक है, तो इस तरह से किया जा सकता है। ओके, इसी को अगर मैं पॉइंट बना के लिखवा दूं तो ये लिख सकते हैं हम लोग, इफ स्टेशनरी phase is polar, then less polar, या फिर लीस्ट कर लेते हैं जो सबसे कम है, लीस्ट पोलर solute will come out first and most polar at last। ठीक है, उसी तरह से नॉन पोलर के लिए, इफ स्टेशनरी phase is non polar then least पोलर, लीस्ट पोलर मतलब जो ज्यादा नॉन पोलर है, विल come out at last and most polar at first। ठीक है, सबसे पहले अगर नॉन पोलर है तो मोस्ट पोलर जो होगा वो सबसे पहले आएगा, क्योंकि इन दोनों में इंटरेक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है आप लोगों के साथ, इतना समझ में आ गया। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में।